तो सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आए। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हो, पॉलिटिशियन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो। आपने शिक्षा के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन में, कौमी एकता में बड़ा काम किया है। और आपके पिताजी तो बहुत एक इस्लामिक स्कॉलर थे, मौलाना असद मदनी साहब। आपके ग्रैंडफादर भी, और मौलाना असद साहब तो पार्लियामेंटेरियन भी थे, और आपके ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे, थियोलॉजियन से। तो आपको इन चीज़ों पे बहुत जानकारी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जमायत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट रहे, और फिर जहाँ बंटवारा हुआ तो पहले आप जनरल सेक्रेटरी भी थे, फिर आप प्रेसिडेंट बने। तो एक बहुत भारी संस्था आप चला रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, बड़े लोगों के फ़ायदे के लिए कार्य कर रहे हैं। और 2006 से 12 तक आप राज्यसभा के मेंबर रहे। उस समय मैं लोकसभा में था, आप राज्यसभा के मेंबर रहे। और आपने इराक के खिलाफ जो साजिश हुई उसके बारे में आपने काफ़ी चर्चा की। और आप सेंसिटिव हो, माइनॉरिटीज़ राइट के प्रति सेंसिटिव हो, होना भी चाहिए। जो देश में, अगर लोकतंत्र देश में ऐसा नहीं होगा तो कौन करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। मौलाना साहब, आप ज़रा बताइए दर्शकों को कि इसके पीछे सोच क्या थी, मकसद क्या था, वक्फ कैसे बना? देखिए, आपने वक्फ के बारे में काफ़ी थोड़े से शब्दों में बहुत अच्छे से बयान कर दिया। मैं उसको मज़ीद और बेहतर अंदाज में नहीं पेश कर सकता, लेकिन एक मोटी सी बात अपने लफ्ज़ों में अगर कहना चाहूँ तो वो ये है कि गरीबों के काम आने का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तकरीबन सारे मज़हबों में, धर्मों में मौजूद है। ऐसे ही इस्लाम में भी है। गरीबों के लिए अलग अलग मौक़ों पे बहुत सारे तरीक़े किए गए हैं। ईद का मौका है तो उस मौके पर भी वो कंपलसरी होता है, ईद उल फित्र का सदका। रमज़ान की ज़कात, आप रमज़ान नहीं, साल की एक मरतबा ज़कात निकालना आपको, वो कंपलसरी होता है। अच्छा। बिल्कुल कंपलसरी है, 2.5% आपको निकालना। तो इसी के साथ साथ ये बात आई कि कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जो रेगुलर आदमी रहे या ना रहे। ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो बाग था, और उसकी इनकम का उन्होंने गरीबों को, यतीमों को बांटना शुरू किया। और फिर एक फ़ैसला हो गया कि भाई अब इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसके नेचर को, इसको किसी चीज़ को न तो नेचर को चेंज किया जाएगा, न प्रॉपर्टी को चेंज किया जाएगा, ये बाकी रखा जाएगा। बेच नहीं सकते, ये हुक्म, अल्लाह हाँ, ये हुक्म हो गया कि ये अल्लाह के लिए, क्योंकि दान जब करेगा तो अल्लाह ही के लिए करेगा, तो वो प्रॉपर्टी फिक्स हो गई। अब इसके फ़ायदे भी हैं, लोग बताते हैं, नुकसान भी है। कुछ लोग ये भी थ्योरी पेश करते हैं कि इसका नुकसान है, स्टिकअप हो गया। आप प्रॉपर्टी को अगर एक जगह से बेच के दूसरी जगह और बड़ी ले सकते हैं, प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, इनकम कम हो रही है, उसको बेच लीजिए, बड़ी ले। लेकिन यहाँ ये हो गया कि नहीं, ये फिक्स है, आप इसको अमेंड नहीं करेंगे। इससे आमदनी ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे आमदनी हो या ना हो, कम हो चाहे, मान लीजिए 100 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है मेन सिटी में, आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा और 100 करोड़ में एक दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, वो उससे कई गुना बड़ी है, कई गुना बड़ी है, तो उससे इनकम भी हो सकता है कि बढ़ जाए इस प्रॉपर्टी से जो सिटी के अंदर है या अच्छी लोकेशन पर है। इसके बावजूद कि ये चांसेस हैं कि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये फैसला हो गया, कर लिया, हो गया, नहीं हमने नहीं किया ये फैसला, उसी वक्त हो गया ये फैसला, भाई इसको आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो करप्शन को रोकने का सबसे, इनकम ज्यादा हो या कम हो, ये है सेकेंडरी। फर्स्ट ये है कि आप इसमें वो नहीं होने देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, ताकि चेंजिंग को बंद कर दिया तो आप करप्शन तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं रह गया करप्शन होने का। ट्रस्ट है मेरे पास, हमने ट्रस्ट में कोई ज़मीन खरीदी थी, बाद में उसको बेच ली, बेच करके कोई और ज़मीन खरीद ली, आसान है, रास्ते खुले हुए हैं। वक्फ में रास्ता बंद कर दिया गया, यानी करप्शन भी नहीं कर सकते आप इसमें। तो मोटे तौर पर तो यही बात है। अब यहाँ की बात आती है तो
मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता हूँ। मुझे 2-3 दिन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से कि तुम्हें, भाई मैंने कहा आप वैसे ही वन साइडेड हो, क्या बात करेंगे आपसे कि नहीं, अच्छा तो तुम आ जाओगे, बैठ जाओगे, बात कर लोगे, अपनी बात कह लोगे तो हमारा वन साइड होना खत्म हो जाएगा। मैंने कहा आप बाजा बजा रहे हैं 19 मरतबा, 20वीं मरतबा मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। एक और दूसरी एक प्रॉब्लम और है, समझना नहीं चाह रहे हैं लोग। तीसरी एक और बात है, वो ये है कि 10 साल तो हो गए हमारे मोदी जी को सरकार में बने हुए, फिर बहुत सारे स्टेट्स में भी सब जगह उन्हीं की सरकार है, फिर भी खतरा हिंदुओं को ही है। सॉरी मैं ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही खतरा है जो कि मेजोरिटी में भी है, जिसकी सरकारें भी हैं। अब वो खतरे दिखाते रहेंगे कि साहब ये इन्होंने उंगली रख दी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम सुधार लाना चाहते हैं। अब वो दोनों बातें कर रहे हैं। एक तरफ ये बात चल रही है कि सुधार लाना चाहते हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड बात है और इस सुधार को समझ में भी आती है कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, आप सुधार लाना चाहते हैं। तो सुधार लाने के लिए आपने जो प्रोविजन आप नए लेकर के आए, इसमें तो बेचने वाले, खरीदने वाले और करप्शन करने वाले के लिए रास्ता आपने आसान कर दिया। तो सुधार कैसे मानेंगे? कल भी मैं बहस कर रहा था किसी, भाई सुधार कैसे मान लेंगे, जरा ये तो समझा दिया जाए कि जिसने करप्शन किया उसको और टाइट करना चाहिए। वो कहते हैं, थोड़ा सा आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वो कहते हैं कि भैया ये जो ज़मीन है ये आपने ऐसी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है जो वक्फ है नहीं। हाँ, ये एक बात आती है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए सुधार हम कर रहे हैं क्योंकि वक्फ ने ऐसी ज़मीन, ये सुधार कर रहे हैं, ये सुधार, ये वाला सुधार, ये वो कहना चाहते हैं। जी। तो क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने की। मैं सहमत हूँ या नहीं वो अलग बात है, मैं उनका आरोप बता रहा हूँ आपको। तो उस आरोप का जवाब तो मेरे से अच्छा तो क्या नाम है, संजय जी आप ही बताइए कि ये आरोप